हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं संविधान सभा से रिलेटेड प्रश्न के बारे में, जो कि आपको सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के डीएससी पेपर 3 में पढ़ना है। और ये टॉपिक दोस्तों आपके कई सारे कंपिटिटिव लेवल्स के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को जरा भी स्किप नहीं कीजिएगा, इस टॉपिक को पूरा देखें, क्या है इसमें वो समझें, और इसको समझने के बाद यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको समझा देना चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो संविधान से उठते हैं वे जो है आपके स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। जैसे संविधान की विशेषता, जो प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की, उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, या फिर भारतीय नागरिकों के जो अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान जो बनाया गया उनके संविधान में जो अनुच्छेद में जो बातें या जो हमें जिस चीज के बारे में जिक्र किया गया आखिर वो किन किन स्रोतों से लिया गया है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा भारत के संविधान निर्माण के विभिन्न कदम पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का कार्यकरण पर प्रकाश डालें। आखिर संविधान सभा ने क्या क्या काम किया, किस तरीका से भारत का संविधान बना। यहां पे एक पॉइंट को आपको नोट करने की जरूरत है कि भारत के संविधान के निर्माण के विभिन्न कदम, अगर यह सवाल रहता है तो सेम आपको यही आंसर लिखना है। आखिर संविधान सभा ने भी क्या किया था, भारतीय संविधान का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना। संविधान को निर्माण करने में किसने योगदान दिया था, संविधान सभा ने दिया था। तो बस वही क्वेश्चन को पूछ दिया जाएगा कि भारत के संविधान निर्माण के विभिन्न कदम बताएं। तो चलिए दोस्तों देरी नहीं करेंगे, वीडियो को लॉन्ग भी नहीं करना है। ये 2 पेज के आंसर है जो कि आपको 15 नंबर इजीली दिला सकता है दोस्तों। 15 में अप्रॉक्स 13-14 आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा के बारे में लिखेंगे कि भारत में संविधान निर्माण के लिए, ये तो आपको भी पता है, भारत के लोग जो है क्या चाहते थे, अपना एक विधि नियम कानून चाहते थे जो कि ब्रिटिश शासन से, ब्रिटिश सरकारों से निरंतर अपने लिए मांग किए जा रहे थे। तो उसी कारण जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन के बारे में आपको समझाए थे, जो कि कैबिनेट मिशन कब आया था वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उनका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि आपको जो है एक संविधान सभा बनानी चाहिए जो संविधान निर्माण का काम करेगी। तो संविधान निर्माण करने के लिए जो है सबसे पहली बार जब संविधान सभा बनाई गई तो उसकी सबसे पहली बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की इस पहली बैठक याद रखिएगा आप, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इस बैठक में लगभग 289 में से 210 सदस्य जो है दोस्तों उपस्थित थे। तो बाकी के सदस्य कहां थे, तो बाकी के सदस्य जो इसका बहिष्कार करने में थे, कुछ सदस्य नहीं आ पाए थे। लेकिन यहां पे एक चीज और नोट कीजिएगा कि मुस्लिम लीग के जितने सदस्य थे, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है दोस्तों, 73 सदस्य जो है संविधान सभा का बहिष्कार करने के लिए निकले थे और बहिष्कार करने का निश्चय भी किया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस संविधान सभा की बैठक हो गई। अब इसका कोई अध्यक्ष होना चाहिए, कोई लीडर तो होना चाहिए ना। कोई सभा हो रही है, कोई असेंबली है, तो उसका लीडर होना चाहिए। तो तत्काल में एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तत्काल में एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और जो है ठीक इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष भी तो चुनना था। तो ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, 1 सेकंड दोस्तों, सॉरी, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किनको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। ठीक है, तो इतना था यहाँ पे। उसके बाद आप लिखिएगा BN राव, भीमराव अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में रखा गया। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसको रखा गया, श्री BN राव को रखा गया। उसके बाद जो है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने अपना उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इतना झोल झाल आपको करना नहीं है, सिंपल सी बात है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में कितने लोग शामिल हुए थे, सबसे पहले 289 में से 210 लोग। मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों ने बहिष्कार किया था, 73 सदस्यों ने बहिष्कार किया था, जो कि कुल थे। उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया, जिन्हें जो है दोस्तों हम भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया गया, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य लाया गया कि इन उद्देश्यों पर जो है हम संविधान का निर्माण करेंगे। तो इस उद्देश्य को जो एक्सेप्ट किया गया और उसी के उद्देश्य के बल पे संविधान निर्माण किया गया। तो अब यहां से लिखेंगे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला उद्देश्य क्या था, इस संविधान सभा का जो प्रस्ताव इन्होंने दिया था, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, किसने, पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें कहा था कि हम जो ऐसा गणराज्य बनाएंगे, लोगों के ऊपर ही यहाँ के शासक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे गणराज्य बनाएंगे जो प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होंगे, और जो है दोस्तों यही क्या करेंगे, इसी के आधार पर हम संविधान का निर्माण करेंगे। ये जो था दोस्तों यहाँ पे था। उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा पेपर क्लियर नहीं आया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसमें गौर से। नंबर 2 जो है दोस्तों वो क्या था, इसमें उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र हैं, जो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे या भारत के रियासतों के जो क्षेत्र थे या बाहर के जो क्षेत्र थे, कोई भी क्षेत्र यदि भारत में आकर मिलकर रहना चाहता है तो हम उसे मिलाकर एक संघ का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब ये जो संघ होगी आने वाले दिन में, जो भी क्षेत्र यहाँ पे आएंगे वहां स्वायत्त शासी होगा, मतलब यहाँ पे किसी के ऊपर जो है दबाव नहीं बनाया जाएगा, वे खुद से वहां के शासक चुने जाएंगे और वहां शासन रहेंगे, और उनकी स्थिति यानी उनका क्षेत्र का जो एरिया है वो जितनी वर्तमान में है वैसे ही रहेंगी या फिर संविधान के द्वारा ही क्या की जाएंगी, निश्चित की जाएंगी। बहुत आसान है। सबसे पहला तो प्रबुद्ध संपन्न गणराज्य, दूसरा क्या है, जिनको शामिल होना है शामिल हो जाए, तीसरा क्या है, स्वायत्त शासी इकाई है। ठीक है, अगला जो है दोस्तों संघ के लिए बोला गया था कि राज्यों की समस्त राज्य शक्ति का मूल स्रोत कौन होगा, जनता होगा, मतलब कि जितने भी राज्य शक्ति का जो मूल स्रोत होगा वो कौन होंगे, जनता होंगे। अगला क्या है, अगला में जो है दोस्तों समानता दी गई, नैतिकता, सामाजिक कानून, स्वतंत्रता, संघ निर्माण, व्यवसाय, विश्वास, कानून की समता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, जितने भी क्षेत्र थे, अवसर जितने भी देने थे, सभी के सभी समान दिए जाएंगे। ये इनका उद्देश्य था। अगला था दोस्तों अल्पसंख्यक वर्ग जो थे, जो पिछले वर्ग के थे, उनको जो है या फिर अनुसूचित जनजाति के थे, उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए हम बात करेंगे, और उनकी व्यवस्था की भी क्या की, उनकी उचित व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद है दोस्तों न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र की अखंडता, भूमि, जल एवं वायु पर उसकी अखंडता की रक्षा का एक प्रबंध किया जाएगा। यानी कि भूमि, जल एवं वायु एवं उसकी अखंडता, मतलब उसको टुकड़ा नहीं करना है, उसको बांटना नहीं है, और यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था के अनुसार जो है भारत के राज्य क्षेत्र की अखंडता को हम बनाए रखेंगे, ये चीज इसमें कहा गया था। उसके बाद है दोस्तों भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। भारत जो है कहाँ पे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, पूरे विश्व में माना जाएगा, और विश्व शांति के लिए जाना जाएगा, मानव कल्याण के लिए जाना जाएगा, और इसी पर जो है हमारा जो संविधान है उसका निर्माण किया जाएगा। अगला आप लिखेंगे दोस्तों, एक पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है नंबर 3 में, कि संविधान सभा के निर्माण के लिए जो बहुत सारे संघर्ष किए गए थे, तो वो संघर्ष लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्या, इस प्रस्ताव में हमारी वे आकांक्षाएं व्यक्त की गई हैं जिनके लिए हमने इतने कठोर संघर्ष किए हैं। इन्हें किसने कहा था, हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोगों ने जो ये प्रस्ताव दिया है उस पर हमारी ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी आकांक्षाएं हैं जिनके लिए हम जो है सालों भर से क्या कर रहे थे, कठिन परिश्रम कर रहे थे, और इन्हीं के उद्देश्यों की पूर्ति के आधार पर जो है, अगर ये उद्देश्य प्रस्ताव जो हमें है दिए गए हमारे द्वारा, अगर उनकी पूर्ति होती है तो हमारा संविधान का भी निर्माण सफल होगा। उसके बाद के.एम. मुंशी ने कहा था कि भारतीय गणतंत्र की राजनीतिक जन्म कुंडली जो है हमारी ये संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट बनाएंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां। अब यहाँ पे प्रमुख समितियों का पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, उसके लिए मैं एक अलग से पेज यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये है आपका वो पेज, यहाँ पे सभी प्रमुख समितियों के बारे में डिटेल में बताया गया है कि ये समितियों के, डिटेल में नहीं दोस्तों, ये समितियां थी, उसके बाद इनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद चलिए दोस्तों, इसमें आपको लिखना है संविधान का निर्माण। आखिर अब ये संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट जो है भारतीय संविधान के प्रमुख समितियों के बाद लिखेंगे आप अगला पॉइंट संविधान का निर्माण। अब यहां पे देखिए दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश के लिए संविधान निर्माण करना इतना आसान नहीं था, और इसी काम को आसान करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिनमें से इसके प्रारूप तैयार करने के लिए, इसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। तो यहां पे एक ही समिति दिया है, इसलिए मैंने इससे पहले जो एक पेज आपको दिया था उसमें प्रमुख समितियां थी, जिसमें 4-5 समितियां हैं। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे समिति ने बहुत ही सोच समझकर, किसने, प्रारूप समिति ने बहुत ही सोच समझकर जो इसका संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो कि जो है आगे चलकर प्रकाशित हुआ, और उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए आने वाले समय में, और संशोधन करते 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 26 नवंबर 1949 को, ये बीच में क्या लिखा हो उसको याद करना,
बहुत कठिन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। डायरेक्ट लिखना है कि इनके प्रयास से 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक अंतिम रूप दिया गया, संविधान के संशोधन को एक अंतिम रूप दिया गया। कई संशोधनों के बाद जो है इसे स्वीकार कर लिया गया, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन जो है दोस्तों एक पॉइंट और जानिएगा आप कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखें दोस्तों कि विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर एक पूर्ण स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न गणराज्य का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हुए। और जो है दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको देने हैं। कुछ के वीडियोस अगर हम नहीं दे पाएंगे दोस्तों तो उनके टॉपिक्स जो हैं आपके वीडियोस में लास्ट में आपको बता दिए जाएंगे, उनको आप अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो है टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते। बहुत जल्द DSC 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों हमसे। बने रहने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पे सेट करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं आगे के वीडियोस में।